तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के एक नए वीडियो में, जो कि उत्तराखंड हिस्ट्री के ऊपर हम बात कर रहे थे। पहले वीडियो में हमने बात करी थी उत्तराखंड के साहित्यिक जो स्रोत हैं हिस्ट्री के, वो कहाँ कहाँ से आए, धार्मिक किताबों से, गैर धार्मिक किताबों से, और कौन कौन से यात्रियाँ जो उत्तराखंड आए थे उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में उत्तराखंड के बारे में कहा था। उसके बाद हमने बात करी थी कि किन किन नदियों को उत्तराखंड जो उन स्रोत है साहित्यिक स्रोत, उनमें कौन कौन से नामों से जाना जाता है। फिर सरोवर की बात हमने करी थी, इनके ऊपर हमने कल बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे कुछ पर्वतों के बारे में। इन पर्वतों को भी जो उत्तराखंड में पाए जाते, जो उत्तराखंड में स्थित हैं, उनका पुराना नाम क्या था। जैसे कि उत्तराखंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो कि नंदा देवी है, उसको पुराणों में नंदागिरी कहा जाता था। वैसे ही जो माणा पर्वत है उसे गंधमादन पर्वत कहा जाता था। जो कि ऋषिकेश में विल केदार जो पर्वत है उसे विल्वकेश्वर पर्वत कहा जाता था। मैखंडा जो रुद्रप्रयाग में है उसे महिषखंड कहा जाता था। आप ये तो खैर आपको पता ही होगा कि खतलिंग जो पर्वत है उसे, जो टिहरी में है, उसे स्फटिक कहा जाता था। थल केदार जो पर्वत है पिथौरागढ़ में स्थित है उसे स्थलिक कहा जाता था। दूनागिरी पर्वत जो कि चमोली में स्थित है उसे द्रोण पर्वत कहा जाता था। ये वही दूनागिरी पर्वत है जिसे हम द्रोणागिरी भी कहते हैं। और लिपुलेख को लिपि कहा जाता था। तो ये पर्वतों के पुराने नाम हैं, कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो इनको भी याद कर लीजिएगा, साथ के साथ इसमें नोट डाउन भी करते रहिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि कालिदास ने यहाँ पे बहुत सारे, देखो कालिदास का जन्म हम मानते हैं कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के काली मठ के कविल्टा नामक स्थान पर हुआ था। और काली मठ जो वहाँ पे एक माँ काली का एक मठ है, पीठ है, वहाँ पे कालिदास ने अपनी दीक्षा ली थी। और बहुत सारे ग्रंथों में से इन 4 ग्रंथों में कालिदास के इन 4 ग्रंथों में उत्तराखंड का जिक्र आता है। ठीक है। सर्वप्रथम और सबसे जो विख्यात उनका ग्रंथ है विज्ञान शाकुंतलम करके है। इसमें पूरी कहानी जो है वो कण्वाश्रम की है। कण्वाश्रम आज का कोटद्वार जो कि पौड़ी जनपद में स्थित है, उसमें इस कण्वाश्रम को किसलय प्रदेश कहा जाता था। जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, अमूमन 8-9 बार एग्जाम में आ चुका है कि कण्वाश्रम कौन सी नदी के तट पर है। तो ये मालिनी नदी के तट पर है, याद रखिएगा। कण्वाश्रम किस नदी के तट पर है? मालिनी नदी के तट पर। ठीक है। बेसिकली मैक्सिमम एक ही क्वेश्चंस बनता है इससे, लेकिन कभी कभी अगर क्वेश्चन पेपर डीप बनता है तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी बन जाते हैं। कालिदास के जो कुमार संभव नामक संग्रह था या फिर ग्रंथ था, उसमें हिमालय के हिमनद और शिव पार्वती के विवाह का वर्णन मिलता है। दोस्तों, शिव पार्वती का विवाह का वर्णन मतलब जो शिव और पार्वती का विवाह है वो रुद्रप्रयाग के त्रियुगी नारायण नामक एक स्थान पर माना जाता है। और ऐसी मान्यताएं हैं कि वहाँ पे 3 युगों से एक अमर ज्योति बोले या फिर एक धुनी धुनी बोलते हैं, जो 3 युगों से आग आग का एक छोटा सा लकड़ियों से जला हुआ एक संग्रह होता है जिसे कैंप फायर में लगाते हैं। अगर आपके आसपास कहीं पांडव नृत्य होता है तो वहाँ पे भी धुनी लगाई जाती है। तो कहा जाता है कि वो 3 युगों से अभी तक जलती आ रही है। ठीक है। तो उसका भी जिक्र यहाँ पे कुमार संभव में है। फिर रघुवंश राम करके जो ग्रंथ है उसमें गौरी और गढ़वाल हिमालय के बारे में जिक्र है। मेघदूत जो उनकी बहुत ही विख्यात पुनः एक विख्यात वो है रचना है, उसमें कनखल जो कि हरिद्वार में, अलकापुरी अलकापुरी जो कि बद्रीनाथ का पुराना नाम है, या फिर कहें कि बद्रीनाथ से माणा के बीच का जो क्षेत्र उस क्षेत्र को अलकापुरी कहते थे। और क्रौंच रंध्र करके इन जगहों का जिक्र है। तो आपको एक बार बता देता हूँ, अभिज्ञान शाकुंतलम कण्वाश्रम और किसलय प्रदेश का पुराना नाम था, जो कि मालिनी नदी के तट पर है। कुमार संभव में हिमालय की हिमनद, शिव पार्वती विवाह का वर्णन, और रघुवंश में गौरी और गढ़वाल हिमालय का, और मेघदूत जो कि सबसे इम्पोर्टेंट
सेकंड इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम के बाद, उसमें कनखल, जो हरिद्वार, अलकापुरी, चमोली, क्रौचरंध्र, इनका जिक्र है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि अन्य किन किन ग्रंथों में किन किन, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है, लेकिन किस नाम से यहाँ पे संबोधित किया गया है। वेदों में, ऋग्वेद में देवभूमि, मनुष्यों की भूमि, और एक इम्पॉर्टेंट है उसी नगर भी, ऋग्वेद में इस नगर को कहा गया उशी नगर। ठीक है, अलकनंदा को हिरण्यवर्तनी नदी कहा गया है, और सप्त सिंधु नदी का यहाँ पे जिक्र है। ऐत्रेय ब्राह्मण करके एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें इस स्थान को जो उत्तराखंड है उसे उत्तर कुरुओं का निवास स्थान कहा गया है। स्कंद पुराण में मैं आपको कह चुका हूँ कि मानस खंड जो है आज का कुमाऊं, जो कि नंदा देवी से कालगिरी क्षेत्र के बीच का क्षेत्र माना गया है, और जो केदारखंड जो आज का गढ़वाल मंडल है उसे माया क्षेत्र हम बोलते हैं हरिद्वार को, वहाँ से हिमालय नंदा देवी तक का क्षेत्र माना गया है। ठीक है, संपूर्ण मानसखंड और केदारखंड को मिला के उत्तराखंड, ब्रह्मपुर और खस देश, इन नामों से संबोधित स्कंद पुराण में किया गया है। ठीक है, उसके बाद महाभारत में शुभाव का एक जिक्र आता है जो कि कुड़िंद था। महाभारत में ही वाणासुर की राजधानी जो जोशीमठ है, आज का जो जोशीमठ है उसे वाणासुर की राजधानी कहा गया था। वाणासुर के किले भी आते हैं, एक वाणासुर का मंदिर आता है। वाणासुर की राजधानी जोशीमठ में है, वाणासुर का किला आएगा तो चंपावत में है, और वाणासुर का जो मंदिर है वो है आपके रुद्रप्रयाग में। तो आप तीनों याद रखिएगा, हो सके तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मुंचारी को तंगणपुर कहा गया, ये क्वेश्चन एक बार पहले आ चुका है कि महाभारत में मुंचारी को तंगणपुर कहा गया है। फिर कुछ ग्रंथ यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ में हिमवंत कहा गया है। ठीक है, कुणाल जातक, मैंने पहले भी बताया था कल वाली वीडियो में कि कुणाल जातक में उषागरी इसमें कहा गया, और महाविश्वेश्वर गंधमादन जो कि माणा वाला क्षेत्र है उस वाला क्षेत्र को कहा गया है। ठीक, फिर एक राहुल सांकृत्यायनी जी हैं, इनकी आपने बहुत सारी कृतियां पढ़ी होंगी, एक बहुत ही फेमस राइटर हैं। उन्होंने किरात को सबसे पहला यहाँ पे वो माना है, और उनके साथ एटकिंसन ने भी किरात को यहाँ का पहला निवासी माना है। बट डबराल जी जो हमारे दूसरे इतिहासकार उत्तराखंड के हुए हैं, बहुत ही फेमस, जिनको हम चारण के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने कोल को प्राचीनतम यहाँ पे पाई जाने वाली प्रजाति या फिर इंसानी जाति के रूप में माना है, और कोल को मुंड और सबर कहते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार पहले आ चुका है कि मुंड और सबर किसे कहते हैं, तो कोल को कहते हैं, और कोल को डबराल जी ने प्राचीनतम जाति मानी। ठीक है, किरात कौन होते थे? किरात वे होते थे जो भागीरथी के किनारे, भागीरथी उत्तरकाशी, ठीक है, भील के किनारे पाए जाते थे। भील कौन थे? जो भिलंगना नदी के किनारे पाए जाते थे। खश जिन्हें हम तगा भी कहते हैं, तगा। ठीक है, बेसिकली खश हम आज के वर्तमान जो भोटिया जनजाति है उन्हें भी कहते हैं तगा। ठीक है, तगा कहते हैं, बृहत संहिता में इनका उल्लेख है। तो ये हमने आज पढ़ा। इसके बाद हम देखेंगे ऐतिहासिक शोध। देखिए, अभी तक हमने आपसे बातचीत करी थी कि इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उसमें साहित्यिक स्रोत और ऐतिहासिक स्रोत, दो तरीकों के स्रोत में बांटा था। यहाँ पे ऐतिहासिक स्रोत के ऊपर हम बात करेंगे। ऐतिहासिक स्रोत क्या होते हैं इसके ऊपर हम कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और यहाँ पे समाधान और कपमाक्ष, गुफा चित्र, शैल चित्र, ताम्र उपकरण, मृद भांड और पाषाण उपकरण, रामगंगा घाटी सभ्यता, ये सारी चीज़ों के ऊपर जिक्र होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो ऐतिहासिक शोध के ऊपर अवश्य देखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।